अगर हम अब लाइट को मजीद थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, अब इस वीडियो में देखें हम क्या कर रहे हैं कि इसको क्रिटिकल, आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें नाम से जाहिर हो गया कि एक तो पहली चीज़ होगी कि इस पूरे टॉपिक में हमने ये पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। एक चीज़ तो हमने ये ऑब्जर्व करनी है। दूसरी चीज़ यह है कि टोटल मुकम्मल तौर पर इंटरनल अंदरूनी, यानी इस टॉपिक के अंदर हमने लाइट को की रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व करना है, और वो भी अंदर किसमें, उस मटेरियल में से। और मटेरियल क्या है, वो मटेरियल ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है। अब ऑप्टिकल फाइबर से पहले हम ये देख रहे हैं कि वो मटेरियल बना हुआ किसका है। वो मटेरियल जिसमें से हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करानी है वो गिलास या प्लास्टिक का हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। अब ये फिनोमेना होता कैसे है, इसके लिए हम 2 से 3 केसेस ऑब्जर्व करेंगे। केस नंबर 1, ये फर्ज कर लें कि हमारे पास एक मीडियम है। आपको ऑलरेडी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले टॉपिक में बता चुका हूँ कि ये हमारे पास होता है रेयर मीडियम, ये होता है डेंसर मीडियम, और ये रेयर मीडियम, यानी जहाँ मॉलिक्यूल्स कम और एक दूसरे से दूर दूर हो रेयर मीडियम, जहाँ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा और एक दूसरे के करीब करीब हों वो डेंसर मीडियम, और जहाँ मॉलिक्यूल दूर दूर और कम तादाद में हो वो क्या होगा, रेयर मीडियम। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि रिफ्रैक्शन वाले फिनोमेना में लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही थी, रेयर टू डेंसर मीडियम, जबकि आज वाले टॉपिक में हम देख रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, इस डेंसर से हमने लाइट को कहाँ भेजना है, रेयर की तरफ। यानी यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या है जी, उलट। उलट से मुराद उस फिनोमेना के अंदर लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम आ रही थी, इस फिनोमेना में लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। तो अब पहले हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि व्हेनेवर लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल, पढ़ा था ना। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि व्हेनेवर लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब चूंकि आज वाले आर्टिकल में हम लाइट को डेंसर टू रेयर मीडियम भेज रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट हमेशा नॉर्मल से दूर बेंड होगी। तो अब इस पूरे फिनोमेना को समझने के लिए हम सबसे पहले लाइट को फॉल कराते हैं यहाँ से। ये हमारे पास है 0 डिग्री एंगल। अब इसमें नोट करने वाली चीज़ क्या है, हमने ये पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ऐसा अमल जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हो तो वो अपना पाथ चेंज कर ले। इस फिनोमेना का नाम क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी उस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन हर वक्त लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपना पाथ चेंज करती है। लेकिन एक कॉमन चीज़, एक चीज़ है जो अभी तक हमने नहीं बताई कि एक वाहिद एंगल है जिसके ऊपर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो अपना एंगल चेंज नहीं करती। वो कौन सा है, 0 डिग्री एंगल है। तो शुरू में लाइट को हम 0 डिग्री एंगल पर रख रहे हैं। देखें जैसे साइड में आपको ये नज़र आ रही है, इसमें हमने फिलहाल लाइट को 0 डिग्री एंगल पर फॉल कराया हुआ है। तो जैसे ही हम 0 डिग्री एंगल पर फॉल करा रहे हैं तो लाइट बिल्कुल सीधी जाती हुई आपको नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री एंगल पर लाइट बिल्कुल सीधी चली जाएगी। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना तो होगा बट लाइट बेंड नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, लाइट को थोड़ा सा, इस टार्च लाइट को यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा यूँ बेंड कराते हैं, मूव कराते हैं। थोड़ा सा जब हमने लाइट को इधर किया, देखें अब आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि इस बेंड करने से आगे क्या होगा, ये लाइट जब यहाँ से यहाँ तक पहुँची, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब आगे क्या फिनोमेना हो रहा है, आगे हमने नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल ड्रा करने के बाद हम ये कह रहे हैं कि जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। हमारे मुताबिक लाइट को यहाँ जाना चाहिए, ऐसे ही ना, बट यहाँ लाइट नहीं जाएगी बल्कि लाइट थोड़ा सा नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, इधर हो जाएगी। अब देखें आपको इस
वीडियो में नज़र आ रहा है कि जब हमने थोड़ा सा एंगल बढ़ाया है तो लाइट बेंडेड फॉर्म में उससे थोड़ा सा इधर नॉर्मल से बेंड हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, लाइट को थोड़ा सा मज़ीद इधर आगे शिफ्ट करते हैं। जो ही हमने लाइट को थोड़ा सा मज़ीद आगे शिफ्ट किया तो दोबारा मज़ीद नॉर्मल ड्रा किया। नॉर्मल ड्रा करने के बाद अब हमने क्या चेक किया, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि लाइट को यहाँ जाना चाहिए, बट लाइट यहाँ नहीं जाएगी, बल्कि अगेन क्या होगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, थोड़ा सा इधर बेंड हो गई, तो हमें लाइट मज़ीद थोड़ा सा इधर नज़र आ रही है। जैसा कि आपको वीडियो में भी क्लियर नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे हम लाइट को आगे शिफ्ट करते जा रहे हैं, इट मीन वी कैन से डैट वी आर इंक्रीजिंग इंसिडेंट एंगल। क्या कर रहे हैं हम, इंसिडेंट एंगल इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट। जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या नोट कर रहे हैं आप कि पहले रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पर था, फिर रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पर हो गया, मजीद थोड़ा सा आगे करेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टेड एंगल भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये एमसीक्यू याद रखिएगा कि हम 0 डिग्री पर ये देखते हैं कि 0 डिग्री पर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0 डिग्री पर रिफ्रैक्शन होगी बट एंगल चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे 0 डिग्री से आगे बढ़ाते जाएंगे लाइट तो इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करते जा रहे हैं, पाथ भी चेंज हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, एंगल भी इंक्रीज होता जा रहा है। एट द एंड एक पॉइंट आएगा, एक एंगल ऐसा आएगा कि जहां पर लाइट को फॉल करेंगे, या आपको इसमें नजर आ रहे हैं कि उसके ऊपर लाइट बिल्कुल क्लियरली पैरेलल टू सरफेस हो जाएगी। रिफ्रैक्शन का फिनोमेना तो होगा लेकिन वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगी और इस जगह पर नॉर्मल से एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। और ये वाला जो एंगल होगा इसको हम इंसिडेंट एंगल का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसी जगह पर ये इंसिडेंट एंगल पर्टिकुलरली जिसके ऊपर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या है जी, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि डिफाइन क्रिटिकल एंगल या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल व्हेन रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री। ये 2 एमसीक्यूज आती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके ऊपर रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री, उस इंसिडेंट एंगल का नाम क्या है, क्रिटिकल एंगल। समझ आ गई। यानी इससे पहले जितने भी इंसिडेंट एंगल थे उनको सिर्फ इंसिडेंट एंगल का नाम दिया था, क्रिटिकल एंगल नहीं कह रहे थे, जबकि ये भी इंसिडेंट एंगल है बट इस इंसिडेंट एंगल पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो चुका है। तो वो इंसिडेंट एंगल जिसके ऊपर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए उस इंसिडेंट एंगल को क्या नाम दिया जाएगा, क्रिटिकल एंगल। अब जरा साइड में देखें, 3 आपको केसेस नजर आ रहे हैं, वो इसी चीज की ही एक्सप्लेनेशन है। पहला केस है और ये तीनों केस एज एन एमसीक्यू है। पहले केस के अंदर वो लाइट फॉल करता है, ये उसने एक डेंसर मीडियम बनाया, नजर आ रहे हैं ना। इसमें देखें आप, लाइट फॉल कराते हैं, लाइट फॉल करा रहे हैं तो फिलहाल ये नॉर्मल ड्रा कर दिया और लाइट रिफ्रैक्ट होकर इधर चली गई। फिलहाल ये जो इंसिडेंट एंगल है ये क्रिटिकल एंगल से छोटा है। क्या है जी, क्रिटिकल एंगल से छोटा। तो एमसीक्यू आएगी कि व्हेन एवर इंसिडेंट एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल देन विच फिनोमेना विल टेक प्लेस। कौन सा फिनोमेना हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा, रिफ्रैक्शन। केस नंबर 2 देखें, नीचे एक और वो डायग्राम नजर आ रही है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर वो कहते हैं कि व्हेन एवर इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल विच फिनोमेना विल टेक प्लेस। यहाँ से इंसिडेंट एंगल हमने बढ़ाया हुआ है, इतना कर दिया है कि दिस इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अब दूसरे केस में क्या नजर आ रहा है कि ये लाइट रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बना चुकी है, यानी इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो चुका है। तो अब अगर पूछा जाए आपसे एमसीक्यू कि इफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल विच फिनोमेना विल टेक प्लेस, तो कौन सा फिनोमेना है, स्टिल रिफ्रैक्शन इज टेक प्लेस। अभी भी रिफ्रैक्शन हो रही है बट फर्क क्या है, फर्क यह है कि इस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल 90 के बराबर हो चुका है, इस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री है। 2 एमसीक्यूज हो गए। थर्ड एमसीक्यू देखें, थर्ड एमसीक्यू क्या है कि अगर
हम अब लाइट को मजीद थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं। अब इस वीडियो में देखें हम क्या कर रहे हैं कि इसको क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। जो ही इस लाइट को थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से आगे बढ़ाया, अब लाइट रे यहाँ से सीधी जाकर बजाय वो क्या कर रही है, उधर जाने के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। और यही हमारा टारगेट था कि हमने इस लाइट रे को क्या करना है दी, हमने इस लाइट रे को अंदर रिफ्लेक्ट करवाना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी, यही हमारा टॉपिक था। और यही हमने कंडीशन अचीव कर ली है कि जब भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना चाहें तो पहली कंडीशन कि इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में, रिव्यू एक्सरसाइज में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी, लाइट रे मस्ट पासेज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दो केसेस क्या कहे, पहला दो कंडीशन क्या है, पहली इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। केस नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 कि लाइट मस्ट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी होगी। इसमें बुक में नहीं लिखी हुई लेकिन आप ये साथ नोट कर लें, एक्सरसाइज में ये सवाल पूछा गया। अच्छा, थर्ड केस देखें। थर्ड डायग्राम आपको नजर आ रही है, वहां पर अब उसने क्या किया हुआ है, लाइट को फॉल कराया बट लाइट का इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखा हुआ है। नॉर्मल ड्रा कर दिया, यहां पर जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल। अब लाइट बाहर जाने के बजाय अंदर की तरफ आ रही है यूं। तो अब अगर आपसे पूछे कि इफ इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल विच फिनोमेना विल टेक प्लेस, रिफ्लेक्शन। कौन सा फिनोमेना टेक प्लेस होगा, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। यहां पर रिफ्लेक्शन फिनोमेना विल टेक प्लेस। तो ये तीन पॉसिबल एमसीक्यूज क्लियर हो गई, ठीक हो गया। तो अब उसके बाद हम इसी पूरे फिनोमेना को, पूरे इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा अमल जिसमें इंसिडेंट रे को फॉल कराएं और वो डेंसर टू रेयर मीडियम जाते हुए इसमें इंटरनली तौर पर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करती जाए। कब, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। इस फिनोमेना का नाम क्या कहलाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हमारी कंडीशन, तमाम पॉसिबल कंडीशंस थी वो वैलिड हो गई। अब इसमें एक, अभी अब आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को दोबारा से आप देखें। इसके अंदर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब गौर करें। ये देखें इस वीडियो के अंदर ये हमारे पास प्रोडक्टर है और इसके नीचे यहाँ पर एंगल्स भी इन्होंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। 0 डिग्री एंगल, लाइट 0 डिग्री पर फॉल करा रहे हैं, रिफ्रैक्शन तो हो रही है बट एंगल चेंज नहीं हो रहा। नजर आ रही है, सीधी चली गई। उसको आप थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करते जा रहे हैं, लाइट देखे बेंड होती जा रही है। देख रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, लाइट बेंड होती जा रही है। मजीद उसको थोड़ा इंक्रीज किया, लाइट बेंड होती जा रही है। अभी फिलहाल कंडीशन क्या है, हेयर इंसिडेंट एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल और वहां रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो हो रहा है। जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, इन एंगल वहां से इंक्रीज होते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा, एक पर्टिकुलर एंगल, जब उस इंसिडेंट एंगल पर लाइट रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। अब वो एंगल, ये देखें, इस एंगल के ऊपर लाइट क्या कर चुकी है, रिफ्लेक्ट। इट्स मीन ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो चुका है। क्लियर होगी बात। और यही हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही फिनोमेना है जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है जी, समझ आ गई बात। तो यही 3 केसेस जो हमने पहले पढ़े हैं, उन्हीं 3 केसेस को हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। क्लियर। और ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का फिनोमेना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के बाद अब हम 2 एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.3। 12.3 है रिफ्रैक्शन से मुतालिक। 12.3 रिफ्रैक्शन से मुतालिक है और 12.4 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से मुतालिक है। TIR से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन में लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। इसका मतलब इसके अंदर हमने स्नेल्स लॉ की डेफिनेशन या फार्मूला पढ़ा था, n = sin θi अपॉन sin
थीटा आर, जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इसके अंदर थी लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही थी। आज वाले टॉपिक में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा कि लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, यानी इसके न्यूमेरिकल हल करने के लिए स्नेल्स लॉ की जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। इसके अंदर हमने स्नेल्स लॉ को यूं लिखना होगा, n इज इक्वल टू साइन थीटा आर अपॉन साइन थीटा आई। ठीक है, अब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमने ये चेक करना होगा कि अगर वो आपको कहे कि हमने लाइट फॉल कराई है जो कि हवा से कहाँ जा रही है, गिलास की तरफ, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। अगर वो आपको कहे कि एक लाइट है जो कि गिलास में से हवा की तरफ जा रही है, फिर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा आर ओवर साइन थीटा आई, यानी इसके अंदर कौन सा फिनोमेना हो रहा है, इसके अंदर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो अब पहले ही हमारे पास एग्जांपल नंबर 12.3 है। 12.3 के अंदर वो कहता है कि हमारे पास एक लाइट रे है जो हमने एयर से गिलास के ऊपर फॉल कराई है, यही है ना। कहते हैं कि वो जो लाइट फॉल करा रहे हैं उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है। चूंकि हम फॉल करा रहे हैं गिलास के ऊपर और उसने कह दिया कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है। कितना है जी, 1.52। 1.52 का मतलब ये कौन से गिलास की बात कर रहे हैं, क्राउन गिलास की बात कर रहे हैं। और वो कहना चाह रहे हैं कि बताएं आगे जब लाइट रे यहाँ से जाएगी तो वो कितने एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करके दें। तो गिवन डाटा में क्या लिखेंगे, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे यहाँ पर गिवन डाटा, इंसिडेंट एंगल गिवन है जो कि 30 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1.52 है। हमने मालूम क्या करना है, टू फाइंड मालूम करना है, रिफ्रैक्टेड एंगल मालूम करना है। ठीक हो गया, इसको हल कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। ये फार्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है। तो वैल्यूज पुट करें, पहले वैल्यूज पुट करने से पहले हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो अलग कर लें। कौन सी चीज़ कैलकुलेट करनी है, थीटा आर पहले अलग कर लें, बाकी पैरामीटर इधर शिफ्ट कर दें। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, साइन थीटा आर विच इज इक्वल टू साइन थीटा आई अपॉन एन आ गया। अब आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, थीटा आर की, थीटा आर इज इक्वल टू, जब साइन उस साइड शिफ्ट हो जाएगा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा आई की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, यहां आ गया 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 1.52। यहां से आप कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन करने के बाद थीटा आर का जवाब कितना आ जाएगा, कितना 19.3 डिग्री। तो पता लगा और हमें ये चीज़ क्लियर हो गई थी वहाँ पे जब मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना करके दिखाया था। उसमें मैंने कहा था ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन लाइट विल बेंड टूवर्ड नॉर्मल, कहाँ जाएगी, टूवर्ड नॉर्मल। यानी मैंने यहाँ से ये बताया था कि हेयर इंसिडेंट एंगल वुड बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टेड एंगल। तो अब आप यहाँ चेक कर लिया कि इंसिडेंट एंगल है 30 डिग्री और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना आ रहा है 19.3। तो यहाँ से भी इस चीज़ का प्रूफ हो गया कि वाकई ही ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल से क्या होता है जी, बड़ा होता है। इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12.4 पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.4 में वो उसके उलट बात कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास एक लाइट है जो कि गिलास से हवा की तरफ जा रही है। कहाँ से जा रही है, ये हमारे पास गिलास है, गिलास से हवा में। यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि बात किसकी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना की बात कर रहे हैं। तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट को डेंसर, ये डेंसर में लाइट आ गई, डेंसर से यहाँ नॉर्मल ड्रा किया और ये लाइट कहाँ जा रही होगी, रेयर की तरफ जा रही होगी। ठीक हो गया। अब उसने हमें ये कहा कि बताएं कि इधर क्रिटिकल एंगल कितना होगा। अब मैंने अभी आपको बताया है कि क्रिटिकल एंगल एक्चुअली इंसिडेंट एंगल होता है। क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। क्रिटिकल एंगल एक्चुअली इंसिडेंट एंगल होता है। अब यहाँ सवाल ये कि गिलास के लिए कितना क्रिटिकल एंगल होगा, ये एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है कि कितना इंसिडेंट एंगल हो। गिलास के लिए जो इंसिडेंट एंगल है या क्रिटिकल एंगल वो 41.8 डिग्री होता है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 42 डिग्री। आपकी बुक में अगले आर्टिकल के अंदर 42 डिग्री लिखा हुआ है। तो फिलहाल अभी हमने क्या करना है, इसको ये हम बात कर रहे हैं हम गिलास की, तो गिलास के लिए 41.8 डिग्री है। जबकि आपका जो ये एग्जाम्पल दी गई है, इस एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने गिलास की बजाय क्या लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है जी, वाटर उन्होंने ली हुई है। इट्स मीन अभी हमें वाटर के लिए भी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर वाटर। पिछला जो हमारा आर्टिकल था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी वैल्यू क्या थी 41.8 डिग्री, बट इस न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं गिलास की बजाय अब हम क्या यूज कर लेते हैं, वाटर, यानी इसके अंदर पानी हमने रखा हुआ है। पानी में से लाइट फॉल करा रहे हैं, पानी से हवा में जा रही है यानी डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, तो आप इसका इंसिडेंट एंगल या क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करके दें। जबकि अंडरस्टूड है, लफ्ज जब क्रिटिकल आ जाएगा तो अब हमें वो चाहे रिफ्रैक्टेड एंगल दे या ना दे, अंडरस्टूड है कि क्रिटिकल एंगल पर लाइट कितने एंगल पर रिफ्रैक्ट होती है, 90 डिग्री एंगल पर। अंडरस्टूड है कि यहाँ रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अंडरस्टूड बात है ये, वो हमें बताए या ना बताए, क्लियर है कि लफ्ज उसने क्रिटिकल इस्तेमाल करके हमें ये चीज क्लू दे दिया कि वहाँ रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ रिफ्रैक्टेड एंगल आ गया हमारे पास 90 डिग्री। उसके बाद अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, वो हमें ना भी दे नो इशू, चूंकि हमें टेबल याद है, टेबल में वैल्यूज पते हैं। जबकि उसने हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है जो कि 1 है, अगर वो ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दे तब भी हमें ये चीज़ क्लियरली पता है। तो अब गिवन डाटा के अंदर यहाँ कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, गिवन डाटा के अंदर सबसे पहली चीज़ है रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद चूंकि लाइट जा रही है वाटर टू एयर, तो हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है NW, और वो कितना है 1.33, और उसने कहा है कि हमें क्रिटिकल एंगल निकाल के दें। क्रिटिकल एंगल का मतलब इंसिडेंट एंगल ही हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब दोबारा इसी फार्मूले को हमने थोड़ा सा चेंज करके लगाना है। चेंज करके कैसे लगाना होगा, पहले बता दिया कि जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही होती है तब हमें क्या करना होता है, फार्मूला N इज इक्वल टू साइन थीटा और अपॉन साइन थीटा आई लगाना होता है, ऐसे ही है ना। और हमें यह भी पता है कि एक्चुअली इंसिडेंट एंगल ही किसके बराबर होता है, क्रिटिकल एंगल। तो ये फार्मूला मिल जाएगा साइन थीटा आर अपॉन साइन थीटा सी। हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है, थीटा सी की। जिसकी कैलकुलेशन करनी है वो एक तरफ शिफ्ट करें, बाकी पैरामीटर उधर आ जाएंगे। तो साइन थीटा सी विच इज इक्वल टू साइन थीटा आर अपॉन एन। अब थीटा सी कैलकुलेट करना है, थीटा सी इज इक्वल टू साइन उधर शिफ्ट कर जाए, साइन इनवर्स ये आ जाएगा साइन। अब थीटा आर की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 1.33 है। यहाँ से आप कैलकुलेशन करें कितना जवाब आ जाएगा 48.8 डिग्री, 48.8 डिग्री। और वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है ये न्यूमेरिकल के हवाले से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 12.3 और 4 और MCQ 2 यहाँ से मिलती है हमें। पहली MCQ के क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज, तो ये ऑप्शन आते हैं या तो 41.8 या 42 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 48.8 डिग्री होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया।